नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अभी तक जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा था। रैलियां और जनसभाएं लगातार हो रही हैं। कांग्रेस ने कल बरेली में मैराथन दौड़ कराई, जिसमें खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। ये सबने देखा। सवाल ये उठता है कि चुनाव जरूरी है या जिंदगी। लेकिन कांग्रेस ने आज एक नजीर पेश की। उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो अगले 2 हफ्तों तक अपनी चुनावी रैलियां, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बात की कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 हफ्ते तक के लिए अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर रही है। मंथन में आज बात होगी कि कांग्रेस की रैलियां रद्द, बाकी कब। कल बरेली में मैराथन दौड़ थी। कांग्रेस का यह कार्यक्रम था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस की बरेली मैराथन के डरावने वीडियो मीडिया के सामने आए, जिसमें हजारों की संख्या में लड़कियां बिना मास्क के दौड़ती नजर आई। कई शहरों में यह आयोजित की जा रही मैराथन में पहले भी प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसकी धज्जियां उड़ती नजर आई थी। लेकिन कांग्रेस ने आज बेहतर पहल की, अच्छी पहल की। इसके लिए यह पार्टी बधाई के पात्र है। कांग्रेस ने यह पहल क्यों की, इसका उत्तर निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कल तक हजारों की तादाद में मैराथन रैली करवा रहे थे, आज उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कहा कि 2 हफ्ते तक वो चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। यानी 2 हफ्ते तक के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। यह फैसला हो सकता है कि बरेली में भगदड़ जैसे हालात बनने के बाद लिया गया हो, या फिर कांग्रेस को लगा हो कि चुनाव से ज्यादा जान जरूरी है। खैर, कांग्रेस ने एक अच्छी पहल कर दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इसका दबाव बाकी दलों पर भी पड़ गया है। क्या है जमीनी हालात, क्या है परिस्थितियां, क्या है स्थितियां, हमारे लखनऊ के सहयोगी संदीप मिश्रा ने इसका जायजा लिया। कार्यालय की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र में रैलियां और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ रोके जाने को लेकर के निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। ऐसे में बरेली में हुए मैराथन को लेकर के हुई भगदड़ में कई लोगों के घायल होने के बाद कांग्रेस ने अपनी आगे की मैराथन की प्रक्रिया को रोक दिया था। हालांकि अब जब कोरोना काल में लगातार केसेस सामने निकल के आने लगे हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जो हैं अपने आप को आइसोलेट कर रखी हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ निर्वाचन आयोग का पत्र क्या अपने आप को साफ सुथरा बताने में लगा हुआ है। हालांकि इसका क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मानस के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। चुनावी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित कराना काफी मुश्किल काम है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और इतनी भीड़ जुटना, रैलियों में जो इतनी भारी भीड़ जुट रही है, यह बेहद चिंताजनक है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस की तरह क्या भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अपनी चुनावी कार्यक्रम में चुनावी रैलियां रद्द करेगी। लेकिन इस बीच एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नोएडा में होने वाली अपनी चुनावी रैली रद्द कर दी है। इस रैली यानी इस सरकारी कार्यक्रम के जरिए 2000 छात्रों को टैबलेट दिया जाना था, स्मार्टफोन दिए जाने थे, साथ ही करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास योगी आदित्यनाथ को करना था। तो कुल मिलाकर ग्रेटर नोएडा के लिए करीब 600 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण करने वाले थे। 400 करोड़ की इसमें केवल जो अन्य तरीके की परियोजनाएं जो अब नहीं होंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ की उनकी रैली होने वाली थी, उसको भी एक तरीके से उन्होंने रद्द कर दी है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बात आम है कि यह रैली रद्द हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रैली वर्चुअल होगी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या
ये रैली भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि कोरोना के मामले दिन दूना रात चौगुना, या यूं कहें कि शैतान की आंत की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हालात गंभीर हैं और मंथन हमें करना है और चिंतन आपको। स्थितियां वास्तव में बेहद गंभीर हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, उसके मुखिया अखिलेश यादव को 7 जनवरी को दौरा गोंडा है और वहां उनको गोंडा जाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसको देखते हुए ये इस दौरे को रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां जो बन रही हैं वो बड़ी ही जबरदस्त घातक साबित हो रही हैं। अगर इस तरह की चीजें होती रही और तमाम अगर स्थितियां परिस्थितियां ऐसे ही रही तो मुझे लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल बात, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और वास्तव में अगर राजनीतिक दल अगर ये संकल्प कर ले, ये सोच ले, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है। लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तमाम इस तरीके के जो पोस्ट ट्रेंड हो रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि वास्तव में अगर नाइट कर्फ्यू की घोषणाएं सरकार कर रही हैं, तमाम बंदिशें लगा रही हैं, बारातों में भी लिमिटेशन कर दी गई है, जो कार्यालयों में उपस्थिति है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, देश के तमाम राज्य हो, उत्तर प्रदेश में, वहां भी ये कहा गया है कि भाई बहुत लिमिटेशन में कार्यालय में लोग आए, इस तरीके से काम करें। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में क्या कोरोना रात में ही निकलता है, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल उठाते हुए ट्रोल भी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र को, सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के एक और विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी की, तो लोग चुटकी ले रहे हैं कि ठंडक ज्यादा है, बहन जी आग ताप रही है और बहन जी की पार्टी भी अलाव जलाकर बैठी है, राजनीतिक अलाव, चुनाव का अलाव, लेकिन वो अलाव के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी है, मैदान में नहीं निकल रही है। हाँ, कभी कभी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के बीच बहन कुमारी मायावती आती हैं प्रेस के सामने, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी पार्टी के नीति रीति चुनावी अभियान की जानकारी देती हैं। बहुजन समाज पार्टी की यही एक्टिविटी है, या दूसरे शब्दों में कहें कि बहुजन समाज पार्टी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करके इस बीमारी को नहीं बढ़ाना चाहती। ये भी एक नजरिया हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को देखने का, उसे समझने का, उसके बारे में जानने का, ये परसेप्शन है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता हरदम इस बात को कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी धरना, प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, दंगा फसाद, इस तरह की चीजों से दूर रहती है। इशारा उसका हरदम समाजवादी पार्टी रहता है। तो हर पार्टी का अपना एक स्टाइल है। सही बात है कि बहन कुमारी मायावती की यह पार्टी धरना प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास नहीं करती है। तो वाकई अब जो हालात हैं वो देखने वाले हैं कि क्या वास्तव में राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, या उनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, सत्ता में काबिज होना महत्वपूर्ण है, विधायक मंत्री बनना महत्वपूर्ण है, या आम आदमी की जान, जिन्हें हम जनता जनार्दन कहते हैं, क्या उनकी जान इनके लिए कोई कीमत रखती है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हमने जनता से लिया। कुछ भी कर सकती है, ये कभी भी रोक लगा सकती है, कोरोना ला सकती है और जीवाणु ला सकती है और कीटाणु ला सकती है, कुछ भी कुछ करा सकती है। जब जब चुनाव आता है, जब जब इस तरह की स्थिति आती है, ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। और हमें भी यही कहना है कि जैसा कि ये आप बता रहे हैं कि अभी लेटर जारी किया, कांग्रेस अगर चाहती तो इस लेटर को और थोड़ा सा पहले और जारी कर सकती थी, लेकिन चलिए अभी किया, अभी आया। ये जो अभी जब मुद्दा उठा है तब उन्होंने किया, और इसे चुनाव आयोग को संज्ञान में लेते हुए ये रैलियों को तो बाधित करना चाहिए, रोकना चाहिए। और जो है अभी थोड़ी सी अव्यवस्था, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इसको देखते हुए जनता की भलाई की खातिर ही इस चुनाव आयोग को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। भाजपा हो गया, कांग्रेस, अभी सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, अपने किए को पछताने के लिए कांग्रेस ने पत्र जारी किया है। जिस तरह बरेली में घटना हुई, भगदड़ मची, उसके बाद कई लोग गलबा हुए, उसके बाद मैराथन, अगली मैराथन हुई थी, उसको भी रद्द कर। नहीं, मैराथन अगर अगली रद्द हो गई तो जो मैराथन उन्होंने कराया उसको कराना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यही है।
कि अगर इतनी बड़ी दिक्कत है तो इतना बड़ा मैराथन हुआ, हजारों की संख्या में लोग रहे होंगे, हमको लगता है जो भी थे। तो सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि बस मिला जुला के सोची समझी साजिश है। या जहाँ पे भी आप कोई भी सभा लगा रहे हैं या मैराथन जो भी कर रहे हैं, वहाँ जब ज्यादा समूह में लोग होते हैं तो उस चीज में हमेशा सतर्क होना चाहिए। इस चीज के लिए पहले भी इस चीज के लिए वार्निंग दे देनी चाहिए थी या नोटिस कर देना चाहिए था कि हमको ऐसी व्यवस्था वहाँ प्रदान की जाए जिससे कि अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि अब इस टाइम इलेक्शन का समय चल रहा है, चुनाव चल रहा है, तो उसको देखते हुए इस चीज को पहले से भी ध्यान रखनी चाहिए। हर पार्टियां अपने अपना रैली कर रही हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हर अपनी रैली कर रही है। तो एक तो हमारे देश में कोरोना भी काफी स्पीड में चल रहा है, तो सबके स्वास्थ्य का और हमारे अपने देश की भलाई के लिए सभी चीज को ध्यान में रखते हुए इस लेटर को गंभीरता से लेना भी चाहिए। और लोग जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो उन लोगों को भी इस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं और उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो केवल सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसके लिए गुनहगार नहीं है, इसे तो एजेंडा कह सकते हैं कि अचानक मैराथन में एक घटना हुई और उसके बाद देश भर का मुख्य धारा का मीडिया कांग्रेस के पीछे दौड़ पड़ा। अरे भाई ये बताओ कि इससे पहले क्या किसी ने रैली नहीं की? क्या मैराथन में ही भीड़ होती है? क्या मैराथन में ही लोग सटकर चलते हैं? या मैराथन में ही मास्क नहीं लगाए थे? या 2-2 लाख की, 2.5 लाख की जो बड़ी रैलियां हैं या बड़ी जो यात्राएं हैं, दूसरे दल चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी तो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी हो, इन दलों की जो रैलियां हुई हैं क्या उनमें लोग मास्क लगाए थे या उनको झंडे की जगह मास्क बांटा गया था? इन दलों ने क्या मास्क बांटा गया था? हां, याद आ गया, एक राजनीतिक विश्लेषक बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं वो कह रहे थे कि भाई हमने सजेशन दिया है, पिछली बार भी हमने सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि ये पार्टी के जो वर्कर हैं, जो पार्टियां हैं, जो लोगों की भीड़ लाती हैं, वो अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को झंडे की जगह अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क बांट दें। उनका कम से कम भला हो जाएगा, लोगों को कोरोना से राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, या नहीं मुक्ति मिलेगी तो उससे कम सुरक्षा मिलेगी। ये अच्छा सुझाव है, लेकिन ये नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको इस तरह के सुझाव अच्छे कहां लगते हैं? उनको तो जब तक झंडा और डंडा लहराए नहीं तब तक कहां चुनाव में मजा आता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी विपरीत है। एक पार्टी को दोषी करार करना या एक पार्टी को केवल यह कह देना कि केवल उसकी जिम्मेदारी है, यह बहुत मतलब ठीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को अनुमति लेनी चाहिए थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो सारी चीजें अपनी जगह जायज हैं और उनको करना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं कि मैराथन के कारण उन्होंने केवल ऐसा कर दिया है। काफी दिनों से, पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि चुनाव आयोग इस ओर ध्यान दे और कांग्रेस पार्टी अपने लोगों के बीच गंभीरता से मंथन करेगी, चिंतन करेगी कि चुनावी रैलियां ना की जाएं। ये कोई आज की मैराथन की बात नहीं है। करीब 15-20 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने यह बातें कही थी और अंततोगत्वा कांग्रेस ने यह निर्णय लिया। ठीक है, मैराथन की एक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए, उसमें सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं थे, पूरे व्यवस्थाएं नहीं थी, वो बात अपनी जगह जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है और सारे लोग जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग ने भी सबकी कलाई खोल दी है, कोई भी दल बचा नहीं है उसमें। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि किसी भी दल ने चुनाव आयोग से यह नहीं कहा कि भैया चुनाव मत कराओ, चुनाव सबको चाहिए। किसी ने यह भी नहीं कहा कि भाई चुनाव टाल दो। सब लोग वक्त पर चुनाव चाहते हैं, लेकिन चुनाव किसके बीच वो चुनकर जानना चाहते हैं, किसकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। लोग जब उनकी जान बचेगी, जब वो बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे, तभी तो वोट डालेंगे ना, तभी तो वो अपना नेता चुनेंगे ना। नहीं, किसके नेता आप बनेंगे? ये मंथन, ये चिंतन राजनीतिक दल के लोग शायद नहीं करते हैं। लगातार इस बात को लेकर हम अपने खास कार्यक्रम मंथन में ये मुद्दा उठाते भी रहे हैं लगातार कि भाई आखिर ये पहल पहले क्यों नहीं की गई? राजनीतिक दलों की तरफ से ये पहल पहले क्यों नहीं की गई? ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से आयोग को चिट्ठी लिख दी कि भाई वो रैलियां नहीं करेंगी। बाकी लोग अभी तक पीछे क्यों हैं? काफी देर हो गई, कई घंटे बीत गए इस चिट्ठी को लिखे हुए प्रियंका गांधी की। अब तक कई और दलों की भी चिट्ठियां आ जानी चाहिए थी आयोग के पास, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या मंशा है? क्या वो है? अभी मुझे लगता है
कि अभी भी भारत का जो माइंडसेट है, भारत के राजनीतिक दलों का जो माइंडसेट है, वो अभी भी, वो कहते जरूर हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, वो कहते जरूर हैं कि हम जनता के हितैषी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो समय पर कोई सही निर्णय लेते हैं। राजनीतिक दलों को लेना चाहिए इस मसले पर, तो कम से कम। मैं पूरे सिस्टम पर कोई वो बात नहीं कह रहा हूं, या पूरी सारे राजनीतिक दलों की मंशा और उन पर मेरा सवाल नहीं है। सवाल इस मुद्दे को लेकर है कि कोरोना पर कंट्रोल जरूरी है या चुनाव, इंसानों की जान जरूरी है या चुनाव। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देश में अब देखिए, लगातार आप अब उत्तर प्रदेश को ही देखिए, अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य अन्य राज्य हों, वहाँ के मुकाबले यहाँ थोड़ा हम काफ़ी गनीमत थी, ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि हम कम से कम थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन इधर पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके भी केस काफ़ी हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं। तो हमें अब इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो सभी दल मिलकर कहते हैं सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कि भैया एक सर्वदलीय बैठक कर लो, और इस सर्वदलीय बैठक में तय कर लो कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहे हो, और सारे जो दल हैं विपक्षी सरकार के अलावा, उनको क्या क्या आप जिम्मेदारी दे रहे हो, हम सब ये जिम्मेदारी वहन करने को तैयार हैं। क्या ये पहल की किसी राजनीतिक दल ने? ठीक है, बहुत सारी तोहमत हम सत्ताधारी दल पर लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है। जिसकी सत्ता है उसको कहीं भी कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उसको 20 सारे काम करने, बहुत सारे जवाब उसी को देने हैं। सत्ताधारी दल को ही जवाब देना होता है। विपक्ष सवाल पूछता है, जनता सवाल पूछती है, जवाब देना है सत्ताधारी दल को। लेकिन क्या विपक्ष ने ये पूछा सत्ताधारी दल से कि भाई आप सर्वदलीय बैठक कब बुला रहे हो, अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्या एक उत्तर प्रदेश में साझा कमेटी विपक्ष और सत्ता दल के लोगों की नहीं बननी चाहिए थी? वो जाके कम से कम जो प्रमुख अस्पताल हैं उनका इलाज करती। एक हाई पावर कमेटी अगर उत्तर प्रदेश में बन जाती, देश में बन जाती, अन्य राज्यों में बन जाती, तो बुराई क्या थी इसमें? कम से कम ये जो टीटी चलता है ना, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर का खेल, ये तो नहीं होता ना। कम से कम कि भाई आरोप प्रत्यारोप लगाओ और सबसे ये बताओ कि हम सब, हमारी छवि सबसे क्लीन छवि है और हम जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। हम ही वास्तव में जनता के हितैषी हैं। तो ये केवल टोपी ट्रांसफर से काम नहीं चलने वाला। ये बड़ा विषम और कठिन समय हमें दिख रहा है। जनवरी चल रही है, फरवरी और मार्च, ये 2 महीने बेहद कठिन हैं। जो विशेषज्ञों की चेतावनी आ रही है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जो डेटा साइंटिस्ट हैं, वो एक डेटा एनालिसिस के जरिए बता रहे हैं कि अप्रैल में ये जो तीसरी लहर वो कह रहे हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कोरोना बढ़ रहा है ये तीसरी लहर है। वो कह रहे हैं ये तीसरी लहर अप्रैल में थमेगी। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने क्या स्थितियां होगी? जैसे किसी गहरे सागर में किसी को फेंक दिया जाए ना, और वो किनारे की तलाश में वो तैरता रहता है, वही वाली स्थितियां मुझे दिख रही हैं। और डेल्टा वेरिएंट आने से पहले भी मैंने कहा था, आगाह किया था शासन सत्ता और सरकारों को, और विपक्ष को भी कहा था कि वो अपनी भूमिका को निभाएं। और आज फिर के न्यूज के इस मंच से मैं इस बात को आगाह कर रहा हूं, सरकार को भी आगाह कर रहा हूं, सरकारों को भी आगाह कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के, देश के जो विपक्षी दल हैं उनको भी आगाह कर रहा हूं कि ये खेल बंद कर दीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से जनता का भला नहीं होने वाला, आपका भला हो जाएगा। हो सकता कि आपको कुछ वोट ज्यादा मिल जाएं या आपको कुछ वोट आप पीछे रह जाएं, लेकिन जनता का क्या भला होगा? भाई राजनीति तो अंततोगत्वा आप जनता के हित के लिए करते हैं ना। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किसका नेतृत्व करेंगे? जब जन ही नहीं रहेंगे तो किसके प्रतिनिधि होंगे आप? तो बड़ी भयावह स्थितियां मुझे दिख रही हैं निकट भविष्य में कोरोना को लेकर। तत्काल अविलंब सभी राजनीतिक दलों को एक स्वर में कहना चाहिए कि हम कोई रैली, कोई प्रचार, कोई विजय यात्रा, कोई पराजय यात्रा नहीं निकालेंगे। हम
अब हम किसी की निंदा आलोचना बंद करते हैं, सारा अभियान यही खत्म करते हैं। अब पहले कोरोना से लड़ेंगे, बाद में चुनाव। लेकिन यहां तो चुनाव लड़ने के लिए हौसले पड़े हैं। चुनाव लड़ेंगे, कोरोना से लड़े या न लड़े, लेकिन चुनाव सर्वोपरि है। तो सबसे सबसे बड़ी बात यही है कि हम सबको एक समग्र प्रयास करने चाहिए। एक साथ मिलकर अगर हम एक समुचित प्रयास करें, अगर एक साथ मिलकर हम लोग संयुक्त प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ाई हम लड़ सकते हैं। जैसे हमने जीती, वैसे हम आगे भी लड़ाई जीत सकते हैं। क्योंकि अब जो स्थितियां दिख रही हैं, आने वाला समय हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और इससे लड़ाई के लिए नए नए हथियारों को इजाद करना होगा। हमें विशेषज्ञों की राय लेनी होगी। हमें ब्यूरोक्रेट्स के बजाय एक्सपर्ट पर ज्यादा भरोसा करना होगा। ब्यूरोक्रेट्स केवल एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं, उनका काम, उनका इस्तेमाल केवल एग्जीक्यूशन के लिए होना चाहिए। हम राजनीतिक दलों के चाल चरित्र चेहरे से अब सिस्टम तक आ गए। हमारा मंथन का जो विषय था मुख्य, वो राजनीतिक दलों का चाल चरित्र चेहरा और कोरोना को लेकर जो स्थितियां परिस्थितियां, उस पर हम आज का मंथन लेकर आए थे। लेकिन अब बात करते करते जब बात चली है, तो बात सिस्टम तक आ गई है, ब्यूरोक्रेट्स तक आ गई है। और सिस्टम जब दुरुस्त नहीं होगा, तो चाहे जितनी आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं, करेगा काम कौन? हमारे सहयोगी विशाल मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आप देख सकते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां क्या हैं, हालात क्या हैं, चुनावी रैलियों को आप देख रहे हैं, लगातार आप रैलियों को तरीके के दृश्य आप देखते हैं, और क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आपको लग रही हैं? सर, आपको बता दूं, जिस तरह से अगर बात की जाए रैलियों से, तो हर जब आदमी स्कूल बंद होने की बात कर रहा था, आदमी कह रहा था कि आप स्कूल बंद कर देते हैं, आप हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हैं। आप लॉकडाउन जब लगाते हैं 11 बजे से रात में, आपको क्या लगता है? पब्लिक ये कहती है कि रात में कोरोना निकलता है क्या? दिन में नेता संभाल लेते हैं। जब ये आरोप लगने लगे, जब बरेली की मैराथन में भगदड़ मची, तो आज सबने अपनी रैलियों में ब्रेक लगा दी। अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, उन्होंने पूरा ठीकरा जिला अध्यक्ष को छोड़ दिया कि आपने क्यों कराया। योगी जी भी आए अपना, उन्होंने भी, सीएम साहब हमारे, उन्होंने भी तुरंत कहा कि मैं नोएडा में लैपटॉप नहीं बांटूंगा, वर्चुअली दे देंगे। अगर बात सपा की करें तो उनकी भी जो विजय यात्रा थी, उन्होंने विजय यात्रा पे थोड़ा सा विराम लगाया है। 7, 8, 9 को होने वाली जो उनकी पूर्वांचल की अगर बात की जाए, गोंडा, अयोध्या, तमाम जगह जो उनकी विजय यात्रा जानी थी, उस पर भी रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं को समझ आया है कि यार रैलियों से हम लोग को ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना कोरोना की बात करके जो हम पब्लिक को समझा रहे हैं, वो हम खुद नहीं समझ रहे हैं। किसी भी रैली में आप बात करिए, तो अगर आपने इतनी रैलियां कवर की होंगी, लेकिन इस टाइम जो रैलियां होती, कहां पर सैनिटाइजर बांटा जाता है, कहां पर मास्क लगाया जाता है, कहां पर ये कहा जाता है कि नहीं आप लोग मास्क लगा कर आइए, वहां तो भीड़ से मतलब होता है। ये वही नेता है जो कहते हैं यहां जहां जहां तक देख रहा हूं वहां तक भीड़ नजर आ रही है, जो भीड़ की बातें करते हैं। और जब वो बंद कमरे में वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के बीच होते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, तो वो कहते हैं हमें बीच भीड़ पर काबू करना होगा। लेकिन काबू कब करना होगा? 11 बजे के बाद, जब लोग घर पे आराम कर रहे होते हैं, तब कोरोना जागता है और हम लोग को पकड़ता है। ऐसी सोच आ चुकी है। और तमाम नेता बातें करते हैं कि नहीं बिल्कुल कोरोना की रोकथाम के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए, तो अगर आम जनमानस में से कोई एक आदमी 2 डोज आराम से लगवा लेता है। विशाल, दरअसल अब इस बार तो कोई भी नेता रैली के मन से ये भी नहीं कह रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब ये नारा भी गायब हो गया है। अब तो यही हो रहा है कि बस जय जयकार हो रही है, अपनी ही जय जयकार कर रहे हैं। इस बार तो कोई कोरोना के संदर्भ में मैंने तमाम इधर रैलियां सुनी, तमाम नेताओं की रैलियों को देखा बड़े करीब से। किसी रैली में कोई नेता ये नहीं कह रहा कि भैया कोरोना से सावधान रहना। वो ये तो कह रहे हैं कि सपा से सावधान रहना, वो कह रहे हैं भाजपा से सावधान रहना, वो कह रहे हैं बसपा से सावधान रहना, इनकी सरकार आई तो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये तो कह रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन कोरोना से सावधान रहना ये कोई नहीं कह रहा। विशाल, रही है तो किसी के सपने में आकर ये कहते हैं कि आपको कोस रहे। लेकिन मैं अगर बात करूं पत्रकार के नाते, तो पिछले 2 साल से मेरे सपने में सिर्फ कोरोना आ रहा है और देश की जनता आ रही है। और वो लोग जो मेरे अपने लोग, जिन्हें इस कोविड काल में लोग बेड के लिए तरस गए, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, तब किसी के सपने में भगवान नहीं आए, तब सबके
सपने में आसपास के लोग आए कि भैया एक ऑक्सीजन, आपने भी कईयों की मदद की, हमने भी कईयों की मदद की, लेकिन उस टाइम सबके सपने में किसी कोई सरकार नहीं बन रही थी। तब सब लोग ये कह रहे थे कि आम जनमानस की जान बच जाए, हमारे जानने वालों की, हमारे करीबियों की जान बच जाए। ये कोई नेता नहीं कहने आ रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे कि हाँ मैंने सिलेंडर दिलवाए, ये सब अपने घर में थे। अगर बात की जाए तो जितने बड़े बड़े नेता आज दावे कर रहे हैं कि मैं यहां था, बहुत वहां शुक्रिया था, विशाल, सारे नेता बहुत अपने घर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सहयोगी विशाल पंडित थे जिन्होंने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि भाई हमारे सपने में तो कोरोना ही आता है। और सही बात है, जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार मैदान में रहता है तो वो दोहरी चुनौतियां देखता है। एक तरफ उसे खुद को बचाना होता है, दूसरा अपने जो काम को अंजाम देना होता है। और बीच बीच में पीड़ितों के फोन भी आया करते हैं, कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई दवाई के लिए, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेगुहार करता है। तो पत्रकार का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, सार्वजनिक जीवन ही होता है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका।